दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन शानदार खूबसूरत धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि आज के वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में भूगोल में बिना पढ़े पास होने की 1000% की गारंटी लेकर आए हैं। देसी जुगाड़ बताएंगे। आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जीरो तैयारी हुई है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप मुस्कुराइए, आप सीवी विकल आर्ट क्लासेस पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पे जेन्युइन तरीका बताया जाएगा कि भूगोल विषय में कैसे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं देसी जुगाड़ बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि आप टॉपर की लिस्ट में भी जा सकते हैं। बहुत सटीक आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां मेरे पास 2025 का पेपर है। 2026 का लोग मॉडल पेपर बनाते हैं, आप सभी जानते हैं, लोग बनाते हैं। तो मैं यहां पे आपको बना के बता नहीं रहा हूं। यहां पे आपके सामने पेपर है 2025 का, जेन्युइन पेपर है। आप यहाँ पे कोड वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे ये जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसी पेपर से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको यह ना लगे कि अपने से क्वेश्चन बनाए होंगे या फिर अपने से बता रहे हैं, तो आपको ऐसा ना लगे। ये बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है और इसी सारे पेपर को हम ऐसे ही हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए पन्ना जब पलटेंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन से शुरुआत होती है। यहाँ पे तो कुछ बनाने लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको टिक करने होंगे इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन को टिक करना होगा। जो बनाने लायक है वो उस पर आ जाते हैं, किस पर, अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 2 अंक आपको यहां पे मिलेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखिए पूछा जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग बना कर लिखेंगे आपके सामने यहीं पर। अभी देखिए अच्छे तरीके से लिखने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने इसे पहली बार पढ़ा है, पहली बार देखा है, पहली बार सुना है, समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कहां से आ गया, क्या लिखेंगे इसके बारे में, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। सही तरीका आपको बताएंगे। 2 अंक आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है, ट्रक फार्मिंग क्या होती है, जल परिवहन के क्या लाभ होते हैं, इन्हीं सब के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले कॉपी पर आ जाते हैं। कॉपी में आपको कुछ काम करने हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कॉपी में सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल लेनी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन से आपको हेडिंग बनानी है, तभी जो है आगे आपका काम हो पाएगा। हेडिंग बनेगा आपका स्थानांतरण। ठीक है, इतना हेडिंग आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप इसके बारे में अब लिखेंगे। अब इसको लिखने के लिए मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप आंसर जो आपको सही लगेगा आप उसे लिख सकते हैं। 3 तरीका, लोग एक तरीका ही नहीं बताते, मैं 3 तरीके आपको बताने वाला हूं कैसे आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने कॉपी में इस प्रकार से लिख लिया है, घबराइएगा मत, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे कैसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखा गया है, फिर यहाँ पे उत्तर संख्या 9 है, 9 लिख देंगे। ठीक है, आंसर लिखने का पहला तरीका देखिए। आंसर लिखने का पहला तरीका ये है कि आप इसी क्वेश्चन को यहाँ पे जो लिखा गया है, ये हेडिंग आप बीच में डाल दीजिए। ठीक है, हेडिंग बीच में डाल दीजिए। अब इसके बारे में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा स्थानांतरण, इसको 2 बार पढ़िए। स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि इसमें देखिए स्थान अंतर की बात हो रही है। यही तो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो हमें ये समझ में आ रहा है कि स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर। तो यही हमें लिखना है। आइए आप लिख देते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे। देखिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। अब इसमें स्थान का अंतर पूछा है ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर होगा, तभी तो कहीं न कहीं लोग जाते होंगे। जैसे जैसे आगे देखिए, जैसे एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में आप चले जाते हैं, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ लोग होते हैं गाँव से शहर में चले जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उससे भी स्थानांतरण कह सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे अंतर। अब अंतर क्यों है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं, उसी को स्थानांतरण कहते हैं। जैसे जब आप इंटर पास कर ले जाओगे तो दूसरे स्कूल में चले जाओगे, तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा, स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, आपको एक, जब आप दूसरे स्कूल में जाओगे तो आपको टीसी मिलती है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उस पर हिंदी में लिखा रहता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब क्या, एक
एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना स्थानांतरण कहलाता है। सिंपल, ठीक है। आगे देखिए दूसरा तरीका, देखिए आंसर लिखने का दूसरा तरीका। आंसर लिखने का दोस्तों ये दूसरा तरीका है और यहाँ पे आप हेडिंग यहाँ साइड में लिख सकते हैं। इस हेडिंग को आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे जो आंसर लिखा है इसको मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे लोग गांव से शहर चले जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, जो भी पॉइंट लिखा है मैंने, इसमें अपने शब्दों मैंने बयां किया है, आप भी अपने शब्दों में ही बयां करेंगे। इसमें बहुत सिंपल सेंटेंस है कि देखिए कोई व्यक्ति जाता है या तो कोई समूह जाता है। समूह का मतलब 4-5 लोग ग्रुप में हो गए और चले गए परदेश कमाने। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक व्यक्ति कोई बाहर जाता है या फिर समूह जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो उसी को कहते हैं स्थानांतरण। लोग गांव से शहर में चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। अब जानते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीका दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं, कोई काट नहीं सकता है, माइक लेवल कोई पैदा नहीं हुआ जो आंसर को काट दे, क्योंकि जेन्युइन आंसर लिखा गया है। आइए इसको भी सिंपल आसान शब्दों में समझते हैं। तीसरा तरीका, प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे और उसके बारे में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए स्थानांतरण है ना, तो एक स्थान मान लेते ए है, एक स्थान मान लेते हैं बी है। तो जब एक स्थान से लोग बी वाले स्थान पर जाते हैं तो इसी को तो कहते हैं स्थानांतरण। सिंपल, एक छोटे से डायग्राम में पूरा का पूरा आंसर आपने बयां कर दिया है। अब मान लीजिए कोई एक स्थान जो है गांव है, वो देश भी हो सकता है, ठीक है। जब यहां से लोग छोड़कर शहर में जाते हैं, गांव से लोग शहर में जाते हैं, देश से लोग विदेश में चले जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसे स्थानांतरण कहते हैं। सिंपल परिभाषा, सिंपल डायग्राम, आसानी से समझ सकते हैं। पूरा का पूरा नंबर दोस्तों इस पर मिलेगा, कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता है। और अगर आप आंसर को स्मार्ट आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छा अंक मिलता है। तो मैंने आपको अभी ये बताया, फिलहाल 3 तरीके से सिर्फ स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए, ये आपको बताया है। पूरा नंबर आप ले सकते हैं एग्जामिनर से, बस आपकी थोड़ी सी लिखने की कला अगर आ गई ना तो समझ लीजिए कि 70 में 70 के करीब करीब आप ला सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिंगा अनुपात को कैसे मापा जाता है। जो लिंग अनुपात है इसको कैसे मापा जाता है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। आप मुस्कुराइए एक बार फिर से, क्योंकि आप CBB आर्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं। इसको भी लिखने का मैं कई सारे तरीके दोस्तों बता दूंगा, जिससे आप कई सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका नहीं, कई सारे तरीके, क्योंकि आपको जो उचित लगेगा आप उसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर संख्या 10 या प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग लिख देंगे, ठीक है। हेडिंग लिंगानुपात हो जाएगा। अब लिंगानुपात मतलब क्या होता है आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखे, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, लिंग अनुपात लिखा है। लिंग अनुपात का मतलब क्या, लिंग अनुपात का मतलब यहाँ से सेक्स रेशियो पूछा गया है। मतलब यहाँ पे जो स्त्री पुरुष है, ठीक है, स्त्री पुरुष, गर्ल्स बॉय, यानी आप जब पेपर देने जाओगे तो वहां पे आपके कमरे में कुछ उसमें गर्ल्स रहेंगे, कुछ उसमें बॉयज रहेंगे। तो आप एक बार कमरे में नजर उठा के देख लेना कि उसमें कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। जितनी लड़कियां और लड़के होंगे उन दोनों को जो अनुपात होगा उसी को लिंगानुपात कहते हैं। बस सिंपल इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब आपको आंसर लिखना है। तो आंसर में देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिंगानुपात हेडिंग डाल के लिखेंगे स्त्री और पुरुष, ठीक है। स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी परिभाषा की तरह लिख देंगे, स्त्री और पुरुष की संख्या के जो अनुपात होते हैं उसी को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अथवा करके देखिए यहाँ पे, और सिंपल करते हैं, महिलाओं और पुरुषों के अनुपात से लिंगानुपात मापा जाता, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। तो आप ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं, महिलाओं और पुरुषों को जो अनुपात होता है उसी से लिंगानुपात मापा जाता है। अब अगर आपको ये भी दिक्कत हो रही है तो अथवा करके ये देखिए, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात होता है वही लिंगानुपात होता है। सिंपल परिभाषा, एक लाइन में छोटा सा परिभाषा, मिनी आंसर। स्त्री और पुरुष का जो अनुपात होता है उसी को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप इसको बॉक्स में कर देंगे, एक छोटा सा इसमें से कोई परिभाषा ले देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नंबर आपको कॉपी मिलता है वो आपके अब प्रोसेस पे मिलता है। जैसे मैथ में प्रोसेस होती है ना,
वैसे ही आपको इसमें भी नंबर मिलते हैं प्रोसेस पे। आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने लिखने की शैली अच्छी है, तो आपको बढ़िया नंबर अंक मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिंगानुपात को इसको फार्मूला में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इस प्रकार से लिख के बॉक्स में कर देंगे, अच्छा लगेगा देखने में, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से महिलाओं की संख्या ऊपर लिख देंगे और नीचे पुरुषों की संख्या गुणे 1000 सामने कर देंगे, बॉक्स में ऐड कर देंगे, बस बढ़िया नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिंगानुपात को परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रक फार्मिंग क्या है। अब आप ट्रक फार्मिंग के बारे में पहली बार सुन रहे हैं कि ट्रक फार्मिंग क्या है, तो पहला काम आपको करना है, अपनी कॉपी में आपको प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है, हेडिंग बनाना है ट्रक फार्मिंग और इसके बारे में लिखना है। अब लिखेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रक फार्मिंग। आप फार्मिंग आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रक तो समझते होंगे कि भाई ट्रक यानी जो सामान लेकर जाते हैं वही ट्रक, तो उसमें ट्रक आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फार्मिंग यानी जैसे एक फार्मर होता है, किसान होता है, तो यहाँ पे फार्मिंग जो किसान है यानी खेती बाड़ी करते हैं वही फार्मिंग हो गया। तो जो अब ट्रक से तो खेती होती नहीं है, लेकिन जो कृषि में सामान होते हैं यानी जो भी फल फूल सब्जियां होता है उसे ट्रक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वही आपका ट्रक फार्मिंग हो गया। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब करना क्या है, अब लिखना है आपको कॉपी में। तो इसका आंसर देखिए कैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया है, लगे हाथ अंडरलाइन कर दिया है बढ़िया से, और पहले यहाँ पे ट्रक फार्मिंग के बारे में समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम का प्रयोग किया है थोड़ा सा। देखिए ट्रक का मतलब समझ में आता है कि ये ट्रक है, मान लेते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ट्रक है और ट्रक पे यहाँ पे कुछ सामान लदा हुआ है। ठीक है, और फार्मिंग का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, सब्जी फल फूल उगाना, ये सब जो है फार्मिंग कहलाता है। अब इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, तो परिभाषा में देखिए सब्जियों फलों फूलों को बाजार तक या शहर तक ट्रक द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, यानी जो भी फल फूल सब्जियां होती हैं, जो भी खेती में सामान होते हैं, उनको बाजार तक पहुंचाया जाता है, या तो शहर में लेकर जाते हैं और किससे, ट्रक से लेकर जाते हैं, उसी को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। सिंपल। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये समझ में आ चुका हो कैसे आपको आंसर देना है। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है कि जल परिवहन के क्या लाभ हैं। अब जल परिवहन के लाभ आपको समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या लिखिए, इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जल परिवहन आपको हेडिंग डालनी है और जल परिवहन के लाभ और उसके बारे में लिखना है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 नंबर का है ये, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 अगर पॉइंट बता देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं कैसे लिखते हैं। इसका भी उत्तर दोस्तों मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे पहला तरीका लिखा है मैंने, यहाँ पे दूसरा तरीका लिखा है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे अपना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि जल परिवहन के लाभ। अब आपको जल समझ में आता है, परिवहन समझ में नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, जल समझ में आता है। जल की मतलब क्या, जल का मतलब यह कि समुद्र में जल है, नदी में जल है, नहर में जल है, तालाब में जल है, झील में जल है, सब जगह जल ही जल दिखाई देते हैं। तो जल का मतलब यह कि हमें जो समुद्र नदियों नहरों में पानी दिखाई देता है वही जल हो गया। अब यहाँ पे लिखा आगे परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। सिंपल, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसकी परिभाषा आप यहाँ पे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जब समुद्रों या नदियों के द्वारा वस्तुओं या फिर सेवाओं मतलब सर्विस यानी हम सब, ठीक है, सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे जल परिवहन कहा जाता है। सिंपल हो गया। आप सोचिए कि जल परिवहन में भाई सिंपल सी बात है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं समुद्र के माध्यम से या फिर नदी के माध्यम से या फिर नहर में या फिर तालाब में या फिर झील में। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके लाभ क्या है, कम प्रदूषण होता है इसमें, ठीक है, और भीड़ भाड़ कम होती है, दुर्घटनाएं भी कम होती है। अगर भीड़ भाड़ कम होगी दुर्घटनाएं भी कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये तो पहला तरीका है, दूसरा तरीका आप देख लीजिए। जल परिवहन के यहाँ पे लाभ हेडिंग डाल दीजिए और उसके बारे में 2 पॉइंट लिखिए क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। जैसे लिखिए जल परिवहन में प्रदूषण कम होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें प्रदूषण कम होता है, तो इसमें लिखेंगे जल परिवहन में प्रदूषण कम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, इसमें अगर भीड़ भाड़ कम होता है, इसमें भीड़ भाड़ कम होता है
तो जाहिर सी बात दुर्घटनाएं भी क्या होंगी, कम होंगी। तो ये 2 पॉइंट लिख देंगे, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा, काम आपका हो जाएगा। 2 नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आंसर अगर आप लिखते हैं तो आपको बढ़िया नंबर मिलता है। अब बात करते हैं मानव बस्ती को कैसे आप परिभाषित करेंगे। मानव बस्ती के बारे में आपको परिभाषित करना है। नहीं जानते मानव बस्ती क्या होती है, कुछ बात नहीं है, समझने की कोशिश करिए। फिर से एक बार पढ़िए, मानव बस्ती पूछा है। मानव बस्ती यानी मानव कहाँ बसता है, जहां अपना घर बना ले वहीं उसका बसना हो जाता है। तो मानव बस्ती के बारे में पूछा गया है, यही आपको लिखना है। तो चलिए कॉपी में लिखते हैं, कैसे लिखना है आपको। सबसे पहला काम यहाँ पर 77 नंबर या उत्तर संख्या आप लिख लेंगे, इसके बाद हेडिंग डाल देंगे मानव बस्ती। अब मानव बस्ती आप समझ गए हैं थोड़ा बहुत, तो आप लिखेंगे, देखिए मानव जिस स्थान पर अपने जो है आवास बनाकर रहने लगता है उसे मानव बस्ती कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है कि मानव जहां अपना आवास बनाकर रहने लगे उसे क्या कहते हैं, धीरे धीरे मानव बस्ती बन जाती है, मानव वहां रहने लगता है। अभी बस्ती कितने प्रकार की होती है, देखिए मानव बस्ती जो होता है, मानव जहां रहता है या फिर जहां बसता है, या तो गांव होता है या तो शहर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले, क्वेश्चन घुमा दे थोड़ा सा, मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ बता दिया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ बताया कि मानव या तो गांव में रहता है या तो शहर में रहता है। अगर आपसे पेपर में घुमा के पूछ ले कि मानव बस्ती के प्रकार बताइए, मानव बस्ती कितने प्रकार की होती है, तो आप जान लीजिए कि माने तो गांव में रहता है, गांव में रहता तो ग्रामीण बस्ती, शहर में रहता शहरी या नगरीय बस्ती हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ऐड करके बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला तरीका है, ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक जो है जेन्युइन तरीका से बताइए कि मानव ग्रामीण बस्तियों में, नगरीय बस्तियों में रहता है तो उसे मानव बस्ती कहा जाता है। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि धरातलीय जल संसाधन के किन्हीं 4 स्रोतों का नाम लिखिए। अब 4 स्रोत बताने हैं आपको यहाँ पे। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि धरातलीय जल क्या होते हैं, तो देखिए फिर से देखिए, धरातलीय जल संसाधन पूछा है, यानी धरातलीय जल संसाधन का मतलब धरातल पे जो जल जहां जहां मिलते हैं वही आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे जो जल है जैसे समुद्र है, अब आपको पहले तो समुद्र ही नजर आएगी क्योंकि समुद्र में बहुत ज्यादा पानी है, तो आपको यहाँ पे धरातलीय जल में समुद्र का पानी नहीं लिखना है, क्योंकि वो समुद्र के सबसे निचली धरातल के सबसे निचली सतह मानी जाती है, तो वो पीने योग्य पानी नहीं होता समुद्र का, तो आपको पीने योग्य पानी यहाँ पे लिखना है। तो आप बताइए कहाँ कहाँ आपको मिलता है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और हेडिंग लिखेंगे, फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आप लिख लेंगे, 2 तरीका आपको बता देंगे। पहला तरीका देखिए, धरातलीय जल संसाधन के 4 स्रोत इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो पहला देखिए नदी हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, नलकूप यानी जो नल से पानी निकालते हैं, कुआं हो जाएगा। आज के दिन में कुआं से पानी तो कम निकाला जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह में चले जाइए, वहां पे कुएं का भी पानी आज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ये 4 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो 4 पॉइंट ऐसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नदी, झील, कुआं, नहर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे जो धरातलीय जल के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप 2 नंबर का सवाल है, 2 कारण बता देंगे, बढ़िया पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, लेकिन देखिए जल प्रदूषण के कारण पूछा है, यानी जल प्रदूषण कहाँ हो रहा है, जल में हो रहा है। अच्छा, जल में प्रदूषण क्यों होता है, जरा सोच के देखिए, जल में प्रदूषण क्यों होता है। जब लोग गंदी नाली नदी में बहा देंगे तो दूषित पानी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब कंपनी की जो कारखाने होते हैं उनके कूड़े करके कचरे जब नाले के द्वारा नदी में पहुंच जाएंगे तो नदी दूषित हो जाएगी, नहीं जल प्रदूषण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से सोच के बना कर लिख सकते हैं, कैसे सटीक आंसर आप दे सकते हैं। भूगोल में, इतिहास में, समाज शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में, नहीं पूरा 8 सब्जेक्ट में आप जितने भी विषय हैं लगभग सब में आप कुछ न कुछ बना कर ले सकते हैं, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं और बढ़िया अंक से आप पास हो सकते हैं। अब इसके बारे में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण कारण में क्या लिखेंगे, गंदा पानी होता है, किसी प्रकार से गंदा हो जाता है तो जल प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आगे है कारखाने के कचरे जो होते हैं वो नाले में जाते हैं, नाले जो होते हैं वो नदी में जाते हैं, फिर नदी दूषित हो जाती है, जल प्रदूषण फैल जाता है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 2 ही पूछा गया है, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि जो है आप समझ पाए। जैसे सीवर का पानी होता है, जो नाला होता है, नाला जो होता है सीधा कहाँ जाता है, नदी में जाता है, और नदी में जब जाता है तो नदी दूषित होती है क्योंकि बहुत सारे उसमें गंदगियां मिली होती हैं। गंदा पानी नाले में होता है और नाला जाके नदी में मिल जाता है तो उससे दूषित हो जाता है, जो जल प्रदूषण का कारण बन जाता है, ठीक है। आगे कूड़ा करकट
भी उसी में बहाए जाते हैं तो ये भी एक कारण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लिखना है, 2 नंबर आपको मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए। अब साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है, फिर बवाल आ गया, इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए फिर से पढ़िए, साझा संपत्ति संसाधन यानी साझा का मतलब क्या, जैसे कोई भी सामान हो वो साझा है, साझा का मतलब भैया आधा उनका है आधा आपका है, ठीक है, साझा हो गया है। यानी ऐसी संपत्ति है, ऐसी संसाधन है जिसका साझा किया जा रहा है, इसमें कोई एक मालिक नहीं है, मालिक कई लोग हैं, तो साझा हो गया। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो इसी को अब लिखते हैं, ठीक है। कॉपी में देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर हेडिंग डाल देंगे साझा संपत्ति संसाधन, और इसके बारे में आप लिखेंगे इसमें कि एक ऐसा संसाधन है, जो संपत्ति संसाधन है, एक ऐसा संसाधन जो किसी एक का व्यक्ति का नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि पूरे समाज का होता है, वो पूरे क्षेत्र के लोगों का होता है, जैसे कि तालाब हो गया, चारागाह हो गया, कब्रिस्तान हो गया, सड़क हो गया, बस यही तो आपको लिखना है। अब आप सोचिए कि जो तालाब, चारागाह, कब्रिस्तान, सड़क होते हैं, ये किसी एक का होता है, नहीं होता है, सबका होता है, सब लोग उसका उपयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन, ठीक है। पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, जेन्युइन तरीके से आप आंसर को लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अति लघुत्तरीय के 8 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, यहां से लेकर यहां तक 8 क्वेश्चन, कैसे आठों को आठों बनाकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको ये बनाकर लिखना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप ज़्यादा बोर ना हो। मैं सही तरीका, जेन्युइन तरीका बताऊंगा अगले वीडियो में, ताकि आप इसे भी कवर कर पाएं। और दूसरी बात, सिर्फ यही नहीं रुकेंगे, इसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं विस्तृत वाले, ये भी आपको बताएंगे कैसे 2.5 से 3 पेज में आंसर बनाकर आप इसे लिखेंगे, एक जेन्युइन आंसर आप लिख पाएंगे। अच्छा तरीका बताएंगे दोस्तों। बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए ये भी बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।